चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.17। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऑप्टिकल फाइबर के एग्जाम्पल का। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम लोग पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप। लाइट पाइप मतलब ऑप्टिकल फाइबर ही होता है, मेड अप ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। इस लाइट पाइप के अंदर ये जो अंदर वाला मटेरियल है जिसे हम लोग कोर कहते हैं, ये जो कोर है ये ग्लास फाइबर का है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 दिया हुआ है। इसको मैं मीडियम नंबर 1 बोल रहा हूं, अंदर वाला। और आगे कह रहा है द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। ये पाइप के जो ऊपर की कवरिंग जो है, क्योंकि ये तो क्रॉस सेक्शन बताया है, ये जो उसके ऊपर की कवरिंग जो है ये आउटर कवरिंग, जिसे हम लोग क्लैडिंग भी कहते हैं, इसको क्लैडिंग भी बोला जाता है। इसको मैं मीडियम 2 बोल रहा हूं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.44। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ पाइप। ये है एक्सिस ऑफ पाइप। पाइप की जो एक्सिस दी हुई है वो हमारे पास ये है, ये एक्सिस ऑफ अ पाइप है। दिस इज एक्सिस ऑफ पाइप, एक्सिस ऑफ पाइप, ठीक है। तो इसके साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस बन रहे हैं उसके हम लोग को रेंज बताने हैं। फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द पाइप टेक्स प्लेस। हम लोग को वो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के रेंज बताने हैं जिसके कारण ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा होता रहे। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन जो है आप लोगों को फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक लाइट पाइप है जो कि ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसमें 2 लेयर होती है। अंदर वाली लेयर होती है कोर, जिसको मीडियम 1 बोल रहे हैं, ग्लास फाइबर का। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है। ऊपर की जो कवरिंग जिसे हम लोग क्लैडिंग कहते हैं उसको मैं मीडियम 2 बोल रहा हूं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। अब वो बोल रहा है कि इसकी पाइप की जो एक्सिस है इसके ऊपर जब हम कोई लाइट छोड़ेंगे तो लाइट छोड़ने के बाद किस एंगल से हम छोड़े, मतलब रेंज बताना है, ताकि जब बाहर निकलने के बाद जब ये लाइट आए तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा होता रहे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को मान लेता हूं A, इस पॉइंट को मान लेता हूं B, इस पॉइंट को मान लेता हूं C। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो ये जो एंगल होगा I डैश, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना ही चाहिए। अगर हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू हैपन, for total internal reflection at B, I dash should be greater than IC। मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्रिटिकल एंगल को मेजर करते हैं। बिना क्रिटिकल एंगल मेजर किए हम इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं B के ऊपर क्रिटिकल एंगल मेजर करता हूं। ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर
critical angle at B, sin IC upon sin R मतलब 90 डिग्री, that is equal to refractive index of second medium with respect to first. ओके तो sin IC, ये देखिए ये नॉर्मल स्नेल्स लॉ लगाया है मैंने, स्नेल्स लॉ लगाया है, मगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, इसीलिए मैंने sin IC अपॉन sin 90 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट मीडियम। तो sin IC अपॉन sin 90 होता है 1, दिस विल बी इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। sin IC अपॉन 1 इज इक्वल टू n2 कितना दिया हुआ है 1.44 डिवाइडेड बाय n1 1.68। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने वैल्यू निकाल के रखी हुई है, इसकी वैल्यू आती है 0.8571, इसकी वैल्यू होती है 0.8571, दिस विल बी इक्वल टू sin IC। और यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल्स का इस्तेमाल करें तो ये आ जाएगा 0.8571। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो अपने को वैल्यू जो मिलेगी टेबल को रेफर करके, IC विल बी इक्वल टू 59 डिग्री। मतलब ये कि क्रिटिकल एंगल एट बी 59 डिग्री है। तो अब हम लोगों को फॉर TIR ये जो I डैश है वो 59 डिग्री से तो बड़ा चाहिए ही चाहिए। तो फॉर TIR, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट B, I डैश शुड बी ग्रेटर देन 59 डिग्री। ओके, ये एक बात हो गई भाई। अब इसके बाद में इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं ट्रायंगल लेता हूं ABC। देखिए इन ट्रायंगल ABC ये तो 90 डिग्री होगा हमारे पास। ओके, तो एंगल है R प्लस I डैश प्लस 90, R प्लस I डैश प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो R प्लस I डैश हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 90 माइनस I डैश। अब आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे मैं I डैश बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये डिक्रीज होगा। करेक्ट है? मतलब मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई तो 90 माइनस में जो वैल्यू अगर उसको बढ़ा दूंगा तो इसकी वैल्यू हमें छोटी मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में तो फॉर TIR अपने को I की वैल्यू 59 डिग्री से बड़ी चाहिए। तो फॉर दिस टू हैपन वी कैन से दैट R की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो इसकी वैल्यू है कम से कम इसकी वैल्यू 59 होनी चाहिए। और इससे जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे अप टू 90 डिग्री, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे TIR अपने को मिलता रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि R की वैल्यू हम लोग को लेस देन 90 माइनस क्रिटिकल एंगल ये लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि हम लोग यदि क्रिटिकल एंगल से अगर ये बढ़ेगा तो इसे घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो इसको घटाने में ये बढ़ती है, इसकी वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड है।
इसको घटाने पे इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इसकी वैल्यू मैं लेस देन ले रहा हूं 90 माइनस आई सी, क्योंकि रिलेशन अपने को मिल रहा है। और आई डैश की वैल्यू जो है, ये तो हमारे पास एक वैल्यू मिल गई कि भाई इससे बड़ी ही चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी, इसीलिए हमने वहां पे रेंज डाला है आर शुड बी लेस देन 90 माइनस आई सी। तो अब मैं ले लेता हूं इसमें, तो R की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस आई सी की जगह पे हम लोग लेंगे 59 डिग्री। ओके, तो R की वैल्यू जो मिल जाएगी हम लोग को, वो मिल जाएगी लेस देन 31 डिग्री। ओके, तो R की वैल्यू जो मैक्सिमम है, R मैक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 31 डिग्री। ओके, चलिए अब हम आते हैं पॉइंट ए के ऊपर। मैंने इस एंगल की मदद से ये निकाला और इस एंगल की मदद से मैं ये निकालूंगा, क्योंकि फाइनली मुझे रेंज ऑफ आई ही तो निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं एट ए के ऊपर मैं आता हूं। लाइट रेस कहां से जा रही है, ये जा रही है एयर से ग्लास फाइबर के अंदर। यहां पे एयर है और यहां पे जो है ग्लास फाइबर है। तो एट ए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये तो फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो साइन आई will be equal to n1 times sin r, sin I that will be equal to n1 times, n1 की वैल्यू है 1.68 टाइम्स sin r, sin 31 डिग्री। अब ये वैल्यूज मेरे पास रखी हुई है, तो ये वैल्यूज मैं ले लेता हूँ 1.68 इंटू साइन 31 होता है 0.515, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.8652। तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी, ये तो हमें मिली है साइन आई की वैल्यू, आई की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स ऑफ 0.8652 और आई की वैल्यू जो मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास आएगी। इसका मतलब ये है कि फॉर आई लेस देन 60 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री के ऊपर यहां पे TIR होगी। अब जरा इसको समझते हैं। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा तो आई डैश ज्यादा होगा। देखिए, एंगल आई कम तो एंगल आर कम, ये कम तो ये ज्यादा। इस इक्वेशन से हम वेरीफाई करते हैं, अगर आर की वैल्यू कम होगी तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी, वो इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आई की वैल्यू जो है लेस देन 60 होनी चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू हमें लेस देन 31 चाहिए, तो आई की वैल्यू 60 से कम चाहिए। इसका मतलब रेंज ऑफ आई जो हमें मिलेगा, रेंज ऑफ आई जो हमें मिलेगा वो मिलेगा आई इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड इट्स लेस देन 60 डिग्री, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये इसका रेंज आ जाएगा कि भैया 0 से 60 डिग्री के बीच आप किसी भी एंगल पे इसे भेज दो, ये जो है TIR इसके अंदर हो जाएगी। चलिए अब हम इसी के आगे वाला पार्ट करें, बी वाला। बी वाले पार्ट में बोल रहा है व्हाट विल बी द आंसर, मतलब इसमें भी अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज ही निकालना है, बट इन एब्सेंस ऑफ आउटर कवरिंग। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आंसर टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन when the outer cladding, outer covering is missing। मतलब अब हमारे पास आउटर कवरिंग नहीं है,
तो मैं आउटर कवरिंग हटा देता हूं। अब इसमें आउटर कवरिंग जो है इस क्वेश्चन में हो गई है खत्म। इन लोगों ने आउटर कवरिंग कर दी है, हटा दी गई है। तो मैं भी हटा देता आउटर कवरिंग। ये मैंने आउटर कवरिंग हटा दी। अब ये हमारा बी पार्ट बन गया है क्वेश्चन का। अब ये हमने आउटर कवरिंग हटा दी है कुछ इस तरीके से। अब हमारा पाइप है। अभी भी हमें TIR करवानी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बी के ऊपर करवानी है। अभी भी हमें रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंसी निकालना है। तो इसका मतलब बी पार्ट में हमें निकालना है रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट बी व्हेन outer covering is not present। जब आउटर कवरिंग नहीं रहेगी तब एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेंज निकालना है। तो मैं वैसे ही जैसे हमने पिछली बार किया था बी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें TIR चाहिए बी के ऊपर। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट बी, चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या तो हम अपनी नॉर्मल स्नेल्स लॉ लगा के भी कर सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल के लिए फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल, तो साइन IC अपॉन साइन R 90 डिग्री, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता 90 डिग्री, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अभी जा आ रही है एयर में ना, एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, तो इसको लिख सकते हैं साइन IC अपॉन साइन 90 होता है 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, अब साइन IC this will be equal to 1 upon refractive index of 1 with respect to air। देखिए N1 या N refract 1 with respect to air बात सेम है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1.68, इसको कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ हमारे पास में जाएगा साइन IC विल बी इक्वल टू 0.5952, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ऐसा। तो जो क्रिटिकल एंगल मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5952, और इसको अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में देखें तो ये आएगा IC की वैल्यू आएगी 36.5 डिग्री, ये आ जाएगी 36.5 डिग्री। अब इसके ऊपर के जो भी एंगल होंगे, उसमें सब में हमें TIR मिलेगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पहले निकाला था, अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, हमारा ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये है B, ये है C जिसके ऊपर 90 डिग्री है, ये है A, ये है एंगल R, ये है हमारे पास I डैश और ये 90 डिग्री। तो R प्लस I डैश प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग को R मिलेगा 90 डिग्री माइनस I डैश, मतलब यदि I डैश की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्योंकि 90 में से जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये घटेगा, क्योंकि 90 में से आप घटा रहे उस वैल्यू को ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को जो R की वैल्यू मिलेगी,
आर की जो वैल्यू मिलेगी वो इसकी वैल्यू से जो है, इसकी वैल्यू से इनवर्सली रिलेटेड है। और आई डैश की मिनिमम वैल्यू कितनी है? आई डैश की मिनिमम वैल्यू है 36.5। तो आई डैश की जो मिनिमम वैल्यू है, आई डैश की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 36.5 डिग्री फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट बी। मतलब अगर आपको बी के ऊपर TIR चाहिए तो आपको कम से कम इतना एंगल तो रखना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मगर इससे कम नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आर की जो वैल्यू मिलेगी, आर की जो वैल्यू मिलेगी वो हम लोग को, आर की जो वैल्यू मिलेगी, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? आर की वैल्यू चाहिए तो यहां से हमें एंगल ऑफ मतलब लाइट रेस को छोड़ना तो पड़ेगा। तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एज्यूमिंग, इस तरीके से एज्यूम करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे लाइट तो यहां से छोड़नी है। अब ये लाइट मैं जब छोड़ूंगा तो ये जो लाइट रेज मैं यहां से छोड़ रहा हूं ऐसे, जिसके कारण ये इसके अंदर ही घुस रही है एंगल आर के साथ, ये एंगल आई के साथ। तो ये आई की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की मुझे रेंज निकालनी है, किस रेंज में इसका TIR होगा, मैं कैसे स्टार्ट करूं? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम से मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। तो हम लोग को जैसे पता है, एज वी नो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है। तो यदि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैक्सिमम रखी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 रखूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैंने लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाता गया वैसे वैसे आर की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मिनिमम तो 0 ही है, हमें मालूम है। और जैसे ही एंगल 0 होगा, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, तो इसमें TIR तो होगा ही ना, क्योंकि वो तो सीधे सीधे चली जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट अवे। ये जो अपना लाइट पाइप है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने 0 रखा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा 0, और ये लाइट तो सीधे सीधे बाहर निकल जाएगी ना। लाइट जो है कम्स आउट ऑफ पाइप, कम्स आउट ऑफ पाइप फुली, पूरी तरीके से बाहर। बाकी बड़ा एंगल कौन सा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसके लिए मुझे फाइट है, तो मैं सबसे बड़ा एंगल लेकर के देख लेता हूं। तो मैं लेता हूं लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मैं चेक करता हूं। चलिए भाई, मेरी लाइट यहां से अंदर जा रही है, तो मैं लगाता हूं स्नेल्स लॉ। बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो साइन आई मैंने लिया 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.68। ओके, अब आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री 1 होता है, तो 1 अपॉन 1.68 इज इक्वल टू साइन आर। तो साइन आर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1.68। हम पहले ही कर चुके इस क्वेश्चन में। ये देखिए, ये आ जाएगा 0.5952, 0.5952,
और इसकी जो वैल्यू आती है एंगल आर की वैल्यू, वो हमें मिलेगी कितनी, 36.5 डिग्री। अब आप सोचिए 0 डिग्री पे तो लाइट बाहर निकल ही रही है, 0 डिग्री के ऊपर लाइट बाहर निकल ही रही है, और एंगल आर मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू सॉरी, ये एंगल आर की जो वैल्यू है ये मैंने निकाली 36.5 डिग्री। अब मैं इसका इस्तेमाल करके मैं निकालता हूं आई डैश। तो आई डैश की जो वैल्यू होगी यहां पे, आई डैश की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। मुझे आई डैश क्या मिलेगा, आई डैश विल बी इक्वल टू 90 माइनस आर। अब चूंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हमारे पास में आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू हमें मिनिमम मिलेगी। तो मैं आई डैश की वैल्यू निकालता हूं मैक्सिमम आर के साथ में, दिस विल बी इक्वल टू 36.5 और ये हम लोग को मिल जाएगा 53.5 डिग्री आई डैश की वैल्यू, विच एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल है ही कितना, क्रिटिकल एंगल है हमारे पास में 36.5 डिग्री, और यहां पे हमारे पास में जो आई डैश मिल रहा है 53.5 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, सबसे बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए भी ये जो है, जब ये TIR कर रहा है, 0 के लिए तो करेगा ही, और सबसे बड़े एंगल 90 डिग्री के लिए भी कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है, क्लियरली फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंसेस लाइट विल परफॉर्म TIR, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेंज होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री को हमने इंक्लूड इसीलिए नहीं किया है क्योंकि वो अदरवाइज सरफेस से चिपकती हुई चली जाएगी। 90 डिग्री से जरा सा भी एंगल हम थोड़ा सा घटाएंगे ना, फिर वो अंदर घुस जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट के अंदर में किसी भी कंडीशन में वो TIR इसके अंदर में हमें मिलेगा। ओके, तो चलिए भाई फटाफट इसको कीजिए।